उम्मीद है आप सभी बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे और हमारा आज ये तीसरा क्लास है और आज का क्वेश्चन कुछ कुछ थोड़ा मैंने टफ किया है। सो बेस्ट ऑफ लक, ट्राई योर बेस्ट। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, खास करके आज हम एपी कल्चर, सेरीकल्चर और लैग कल्चर से क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और कुछ भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद करूँगा मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा पहला आज का सवाल है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ वर्कर बी ड्यूरिंग द एक्टिव सीजन। जो एक्टिव सीजन होता है उसमें एवरेज लाइफ स्पैन वर्कर बी का क्या होता है। तो यहाँ पे राइट के आंसर क्या हो जाएगा, 6 वीक्स। वर्कर बी जो है लिव्स अबाउट 6 वीक इन स्प्रिंग एंड समर। सो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर बी इज 6 वीक्स, रफली डिवाइडेड इनटू इंडोर ड्यूटीज। मतलब जो हनी बी होता है, खास करके वर्कर बी, उसका डिवाइड रहता है ड्यूटी। जैसे इंडोर ड्यूटी रहता है फर्स्ट 3 वीक्स, आउटडोर ड्यूटी रहता है लेटर 3 वीक्स, एंड देयर लाइफ स्पैन डिपेंड्स ऑन वर्कलोड एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। मतलब इंडोर ड्यूटीज़ क्या रहता है, जैसे केयर करना, और आउटडोर ड्यूटीज़ क्या रहता है, फॉरेजिंग वगैरह सब करके लाती है। तो मोस्टली 6 वीक्स का रहता है, जो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the entire colony migrates from one side to another due to unfavorable conditions, the phenomenon is called। जब इंटायर कॉलोनी, हनी बी का इंटायर कॉलोनी माइग्रेट कर जाता है एक साइड से अनदर साइड पे, क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस होता है। मतलब वहाँ कंडीशंस उनके अनुसार नहीं होता है, उनको प्रॉब्लम होता है। तो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। अब देखना, आप कंफ्यूज मत करना, एक एब्सकॉन्डिंग भी होता है, एक स्वार्मिंग भी होता है। तो स्वार्मिंग क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ एब्सकॉन्डिंग क्या है? जब इंटायर कॉलोनी माइग्रेट कर जाता है ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस। मतलब यहाँ पे उनके साथ कुछ निगेटिव हुआ, इसलिए वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे माइग्रेट कर गए। यहाँ पे एब्सकॉन्डिंग के बारे में देखेंगे। एब्सकॉन्डिंग अकर्स व्हेन ऑल मेंबर्स इंक्लूड द क्वीन abandon the hive, usually due to starvation, disease, pesticide exposure, excessive disturbance or extreme weather. Unlike swarming, no new colony is left behind. It is an emergency survival behavior seen commonly in tropical bees। यहाँ पे एब्सकॉन्डिंग का रीज़न बहुत सारे हैं। स्टारवेशन मतलब वहाँ पे जो है भूख के कारण, मतलब अवेलेबल फूड का कमी हो जाना, साथ में डिजीज़, कोई बहुत सारे डिजीज़ होते हैं इसमें, उसका आ जाना, पेस्टिसाइड एक्सपोजर, पेस्टिसाइड का एक्सपोज होना, या एक्सेसिव डिस्टर्बेंस वहाँ पे होता है, तो एब्सकॉन्ड होता है। अनलाइक स्वार्मिंग, स्वार्मिंग में ऐसा नहीं होता है। स्वार्मिंग में क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप याद रखना, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण एक कॉलोनी पूरा माइग्रेट कर जा रहा है, मतलब क्वीन भी माइग्रेट कर जा रही है, वहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सकॉन्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वर्कर बीज which paired glands opens on the ventral side of abdominal segments 4 to 7 and secretes wax for comb construction। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्स ग्लैंड। वैक्स ग्लैंड से ये किया जाता है, और यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। द वैक्स ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स लोकेटेड ऑन द 4th to 7th एब्डोमिनल स्टर्नाइड्स ऑफ वर्कर बीज। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर दे रहा हूँ, तो शॉर्ट में कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, जो आपका 1 और 2 क्वेश्चन फिर से तैयार हो जा रहा है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो कोशिश करना कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लास्ट में जो 2 लाइन 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको भी नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सॉफ्टनिंग मोल्डिंग ऑफ वैक्स स्केल्स ड्यूरिंग कॉम्ब कंस्ट्रक्शन इन वर्कर बी इज एडेड प्राइमरली बाय। जो सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग होता है वैक्स का, स्केल्स का, ड्यूरिंग कॉम्ब कंस्ट्रक्शन, वो वर्कर भी किस तरह से ऐड करते हैं, तो मैंडिबुलर ग्लैंड से। मैंडिबुलर ग्लैंड के कारण ही क्या होता है, सॉफ्टनिंग और मोल्डिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे वैक्स स्केल को ये सॉफ्ट करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सिक्रेशन ऑफ रॉयल जेली, जिसको हम लोग बी मिल्क भी बोलते हैं, द सिक्रेशन ऑफ रॉयल जेली दैट डिटरमाइंस क्वीन डिफ्रेंसिएशन originates from which glands of nurse bee।
नर्स बी वर्कर बी को ही बोलते हैं। जैसे 2 सेगमेंट में बटा हुआ, फर्स्ट 3 वीक एंड लास्ट 3 वीक्स। तो फर्स्ट 3 वीक्स का नर्स बी का यहाँ रोल रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द सिक्रेशन ऑफ रॉयल जेली बी मिल्क दैट डिटरमाइंस क्वीन डिफ्रेंसिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लैंड्स ऑफ नर्स बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड्स। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड से जो है रॉयल जेली सिक्रेट किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे यंग वर्कर बीज, जिसको हम लोग नर्सेज बोलते हैं, प्रोड्यूस रॉयल जेली थ्रू देयर फेरेंजियल ग्लैंड्स। दिस प्रोटीन रिच सिक्रेशन कंबाइंड विथ मैंडिबुलर ग्लैंड सिक्रेशन इज एसेंशियल फॉर लार्वल डेवलपमेंट इनटू क्वींस। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्लैंड इन क्वीन हनी बी सिक्रेट्स क्वीन सब्सटेंस द फेरोमोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग वर्कर ओवरी डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता होगा, वर्कर्स आर स्टेराइल फीमेल, सो वाई दे आर स्टेराइल एंड हाउ। तो यहाँ पे देखिए क्वीन हनी बी है, वो एक सीक्रेट करती है क्वीन सब्सटेंस जो रिस्पॉन्सिबल होता है वर्कर्स बी में ओवरी का डेवलपमेंट को, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये किस ग्लैंड से प्रोड्यूस करती है, जो क्वीन सब्सटेंस होता है वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये प्रोड्यूस किया जाता है मैंडिबुलर ग्लैंड से। तो ये हमेशा याद रखना, मैंडिबुलर ग्लैंड से ये सीक्रेट किया जाता है क्वीन का। और अगर वर्कर भी वही जो सब्सटेंस अपना प्रोड्यूस करती है वो किसे करती है, हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड से। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। तो मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में क्या, द क्वीन सब्सटेंस केमिकली 9-ऑक्सो-2 डेकोनोइक एसिड, जिसको 9-ODA बोलते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैंडिबुलर ग्लैंड्स फॉर द क्वीन। इट मेंटेन्स कॉलोनी कोहेशन एंड सप्रेस वर्कर रिप्रोडक्शन। वर्कर का रिप्रोडक्शन में ये सप्रेस करते हैं। और क्वीन सब्सटेंस का केमिकल नेम क्या है, 9-ऑक्सो-2 डेकोनोइक एसिड, 9-ODA। आप इसको रट लो, 9-ऑक्सो-2 डेकोनोइक एसिड, 9-ऑक्सो-2 डेकोनोइक एसिड, 9-ODA। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल है हमारा, विच पेयर ऑफ ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन ड्रोन बीज। आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि हनी बीज में क्लास होता है वर्कर, क्वीन, ड्रोन। तो ड्रोन में कौन सा पेयर ऑफ ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, तो राइट क्या हो आंसर हो जाएगा, फेरेंजियल ग्लैंड। फेरेंजियल ग्लैंड जो है वर्कर में एब्सेंट होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ड्रोन्स लैक फेरेंजियल ग्लैंड्स बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन ब्रूड नर्सिंग और रॉयल जेली सिक्रेशन। मतलब ड्रोन बीज का, जैसा कि मैंने आपको काम बताया था, वो सिर्फ मीटिंग में काम आते हैं और उनका कोई काम नहीं है। मतलब वो जन्म लिए हैं, उसके बाद उनका सिर्फ मीटिंग ही करना रहता है क्वीन के साथ, और उनका कोई रोल नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ड्रोन जो है वो लैक करते हैं फेरेंजियल ग्लैंड। क्यों, क्योंकि उनका ना ही ब्रूड नर्सिंग में कुछ काम है, ना ही रॉयल जेली सिक्रेशन करते हैं। दिस ग्लैंड्स आर फंक्शनल ओनली इन नर्स वर्कर। सिर्फ नर्स वर्कर्स में ये ग्लैंड जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीना क्लीनर एंड पॉलन बास्केट इन हनी बीज आर लोकेटेड ऑन विच पेयर ऑफ लेग्स रिस्पेक्टिवली। एंटीना क्लीनर और पॉलन बास्केट ये हनी बीज के लेग्स में लोकेटेड रहते हैं। तो आपको ये बताना है एंटीना क्लीनर कौन से लेग्स में रहता है और पोलन बास्केट कौन से लेग्स में रहता है। अगर आप एपीकल्चर पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फोर एंड हिंड लेग्स। फोर लेग्स में आपका एंटीना क्लीनर होगा, जिससे ये फोर लेग से हनी बीज क्या करती है, अपने एंटीना को क्लीन करती है। और जो हिंड लेग है आपका, इसमें क्या पाया जाता है, पॉलन बास्केट होता है, जिसमें ये पॉलन कलेक्ट करती है। जब फॉरेजिंग करने जाती है हनी बी तो क्या करती है, पॉलन कलेक्ट करती है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द एंटीनी क्लीनर नॉज प्लस कॉम अकर्स ऑन द फोर लेग्स। द पॉलन बास्केट, जिसको हम लोग कॉर्बिकुला भी बोलते हैं, इज फाउंड ऑन द हिंड लेग्स। दिस स्पेशलाइजेशन अलाउ एफिशिएंट ग्रूमिंग एंड पॉलन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग फॉरेजिंग। तो पॉलन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉरेजिंग के दौरान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये उसमें सिक्रेट करती है। अगला सवाल है, द इलोंगेटेड टंग लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन नेक्टर लीकिंग इन वर्कर बी इज कॉल्ड। जो एक इलोंगेटेड टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है हनी बी में, जो नेक्टर लीकिंग के काम आता है इन वर्कर बीज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं चाहता हूं जो भी आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो आंसर कमेंट करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इससे कुछ सीख रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो हो रहा है। और जब इंगेजमेंट बढ़ेगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं। अभी मैं एक वीडियो डेली कोशिश करना लाने का, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो 2 वीडियोज़ भी मैं लेके आऊँगा। और आप टॉपिक बताओ किस टॉपिक पे चाहिए। अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, जैसे टॉक्सिकोलॉजी हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया, इकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, तो अलग अलग अगर आप चाहोगे तो मैं 100, 150 का इस टाइप का भी लेके आ सकता हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना।
ताकि मुझे पता चले आपको ये कितना हेल्पफुल हो रहा है, ये वीडियो से आप कितना हेल्प ले पा रहे हो। क्योंकि ज़्यादा दिन अब नेट के एग्ज़ाम में बचा हुआ नहीं, तो मैं क्वेश्चन कराऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, मिक्स करवाऊँ, कम से कम 1000, 1500, 2000 जितना भी हो सके आपको प्रैक्टिस करवाऊँ। तो इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोसा। जो इलोंगेटेड टंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो नेक्टर लीकिंग में इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोसा। ग्लोसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द ग्लोसा इज अ फ्लेक्सिबल हेयरी टंग लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड टू लैप नेक्टर विया कैपिलरी एक्शन। गैलिया एंड लाइसिनिया फॉर्म द प्रोबोसिस सीथ, बट ग्लोसा परफॉर्म डायरेक्ट नेक्टर अपटेक। मतलब ग्लोसा जो है डायरेक्ट क्या करता है? नेक्टर अपटेक में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच माउथ पार्ट कंपोनेंट्स इन वर्कर बीज असिस्ट बोथ इन पॉलन इंजेक्शन एंड वैक्स मोल्डिंग। तो इसका आंसर जैसा कि मैंने पहले ही स्लाइड में दे दिया, और सॉरी आज स्लाइड में कुछ थोड़ा बहुत आप देखेंगे चेंजेस होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जो जोहो का स्लाइड है उस पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ट्राई कर रहा हूँ इस पर भी, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ करना। बाकी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूव करूँ। तो यहाँ विच माउथ पार्ट्स कंपोनेंट इन वर्कर बीज असिस्ट बोथ इन पॉलन इंजेक्शन एंड वैक्स मोल्डिंग, यहाँ हो जाएगा मैक्सिली। तो इसके बारे में जानते हैं। द मैक्सिली along with the labium form में composite tongue apertures. They help collect pollen and manipulate wax flakes while comb building, a dual functional adaptation of worker bees. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कास्ट इनडायरेक्टेड बाय कैप्ड सेल्स दैट आर कन्वेक्स विथ ए सेंट्रल होल इन अ हेल्दी हाइव। तो इसका क्या हो जाएगा? ड्रोन ब्रूड। आइडेंटिफाई द कास्ट इंडिकेटेड बाय कैप्ड सेल दैट आर कन्वेक्स विथ अ सेंट्रल होल इन अ हेल्दी हाइव। आपको पता होगा जो हाइव होता है उसका अलग अलग शेप होता है, तो यहाँ पे क्या है? कन्वेक्स विथ अ सेंट्रल होल, कन्वेक्स टाइप का एक होगा और उसमें सेंट्रल होगा, तो ये किसका? ड्रोन ब्रूड का होता है। यहाँ पे और सब के बारे में देखिए क्या है? ड्रोन सेल्स आर कैप्ड विथ अ डूम्ड कॉन्वेक्स वैक्स लिड विथ अ सेंट्रल डिप्रेशन, वेरेज वर्कर सेल्स क्या होता है? उनके पास फ्लैट कैप्स होता है। तो ये आप याद रखना, जो ड्रोन होता है उसका कन्वेक्स टाइप का होता है, जो वर्कर होता है उसका फ्लैट कैप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हनी बी स्पीसीज नोन एज द डार्लिंग ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री। आपने सही सुना, हम लोग बी कीपिंग इंडस्ट्री का डार्लिंग इसको बोलते हैं, और ये हमारा कौन सा है? एपिस मेलिफेरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डार्लिंग ऑफ बी कीपिंग। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो वेस्टर्न हनी बी है, ये आराम से इसको हम लोग डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, और ग्लोबल एपीकल्चर में जो ये डोमिनेट भी करता है, और हाई प्रोडक्टिविटी है, जेंटल डिस्पोजिशन है, और ये आइडियल है कमर्शियल बी कीपिंग के लिए। तो इसलिए हम इसको डार्लिंग ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि डार्लिंग ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री किसको बोला जाता है, तो वो हो गया हमारा एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज एक्सोटिक, मतलब बाहर का है, हमारा नेटिव नहीं है, इंडिया का नहीं है, टू इंडिया बट सक्सेसफुली डोमेस्टिकेटेड फॉर एपीकल्चर। तो इसका राइट आंसर आप सभी के जुबान पे होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर एपिस मेलिफेरा। तो ये जो है हमारा आराम से इसको डोमेस्टिकेट करते हैं। इसका क्या है? एपिस मेलिफेरा वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया फ्रॉम इटली। कहाँ से लाया गया है? यूरोप से बोला जाता है। तो यूरोप में कहाँ से लाया गया है? इटली से। इट शोज हायर यील्ड and better pollination efficiency compared to the indigenous Apis serena indica through it is susceptible to tropical diseases। मतलब ट्रॉपिकल डिजीज का खतरा इस पे रहता है, लेकिन ये एपिस सेरेना इंडिका, जिसको हम लोग इंडियन हनी भी बोलते हैं, इससे ज़्यादा ये आपको हनी प्रोडक्शन दे देगा निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हनी बी कॉलोनी द मेजर ऑफ कॉलोनी स्ट्रेंथ प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ विच कास्ट। अगर एक हनी बी कॉलोनी है तो हम कैसे ये बता सकते हैं कि ये कॉलोनी बहुत ही स्ट्रांग है? तो कौन सा कास्ट, हनी बी में अलग अलग कास्ट होता है, तो कौन सा कास्ट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने से हम ये बता पाएंगे कि ये कॉलोनी बहुत स्ट्रांग है? क्या वो क्वीन रहेगी, क्या वर्कर रहेगा, या फिर ड्रोन रहेगा? तो क्वीन तो रहने का सवाल है नहीं, क्योंकि उनका पॉपुलेशन उतना ज़्यादा रहता है नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कर्स। वर्कर्स का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो कॉलोनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में देखते हैं, एक कॉलोनीज स्ट्रेंथ इज असिस्टेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर बीज। दे परफॉर्म ऑल एसेंशियल ड्यूटीज, ब्रूड रियरिंग, फॉरेजिंग, कॉम बिल्डिंग, डिफेंस एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो दे प्ले अ वाइटल रोल इन द हाइव। द क्वीन इज सिंगल एंड ड्रोन्स आर फ्यू, दस कॉलोनी विगर रिफ्लेक्ट्स वर्कर पॉपुलेशन साइज। So workers are the caretaker of the hive, we can say that, and that's why worker population is very important, and we can say that worker population is the backbone of the hive. That's why workers are called
what you said, into different when we divide their lifespan in two halves, first half and second half. First half they play the role in the indoors and second half in the outdoor, so they are very vital for the hive. Next question. The Isle of Wight disease of honeybees, first reported in England, is caused by a protozoan parasite later reclassified as. The Isle of Wight disease जो पहले है वो इंग्लैंड में पाया गया था, इसको हम लोग प्रोटोजोन पैरासाइट बोलते थे, लेकिन बाद में इसको क्या रिक्लासीफाई कर गया, तो नोसिमा एपिस इसको के नाम से क्लासीफाई किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिस्टोरिकली जो है आइल ऑफ वाइट डिजीज एलिमेंट इज कॉज्ड बाय नोसिमा एपिस, अ मिसकोस्पोडियन पैरासाइट इन्फेक्टिंग द मिडगट एपिथेलियल सेल। रिजल्ट मिडगट पे ये अटैक करता है, फोरगट, मिडगट, हैंडगट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये मिडगट पे अटैक करता है। इट रिजल्ट्स इन डिसेंट्री एंड रिड्यूस्ड कॉलोनी वाइटलिटी। द डिजीज इज नाउ टर्म नोसेमा डिजीज, नॉट माइट रिलेटेड। अभी इसको नोसेमा डिजीज हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच हनी बी डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट स्ट्रेस और पेस्टिसाइड एक्सपोजर एंड लीड्स टू सडन डिसअपियरेंस ऑफ वर्कर बी। मतलब हनी बी डिजीज कौन सा ऐसा है जिसमें एक्सट्रीम एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण या फिर पेस्टिसाइड एक्सपोजर के कारण क्या होता है, कॉलोनी का डिसअपियरेंस हो जाता है, मतलब वहाँ से सारे जो बीज है वो चले जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसीडी। कैफे कॉफी डे वाला ये सीसीडी नहीं है, यहाँ पे कॉलोनी कोलैप्स हो रहा है, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। तो इसके बारे में जानते हैं। सीसीडी इज अ मल्टीफैक्टोरियल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद स्ट्रेस, पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी, पुअर न्यूट्रिशन एंड माइट इन्फेस्टेशन। Colonies appear abundant with food and brood left intact, highlighting a disruption in worker homing behavior rather than infection alone। तो ये CCD जो है मेजर डिजीज है जहाँ पे हाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ फेस करते हैं हनीबीज, और वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CBRTI, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एपिकल्चर ट्रेनिंग इन इंडिया इज लोकेटेड। इसका लोकेशन क्या है, पुणे, इसको आपको याद कर लेना है। फंक्शनिंग अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC पुणे महाराष्ट्र, फोकस ऑन अप्लाइड बी रिसर्च, डिजीज मैनेजमेंट एंड बी कीपिंग टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन अक्रॉस इंडिया। तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्कवॉर्म स्पीसीज प्रोड्यूस द नेचुरली गोल्डन येलो सिल्क फाइबर यूनिक टू इंडिया। मतलब ये सब में से कौन सा सिल्कवॉर्म स्पीसीज है जो नेचुरली गोल्डन येलो सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करता है इंडिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुगा सिल्कवॉर्म एथरिया असैमिनेसिस। इसके बारे में जानते हैं। मुगा सिल्कवॉर्म प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली इन असम। पता है असम में इसको GI टैग भी मिला हुआ है। इज प्राइज्ड फॉर इट्स नेचुरल गोल्डन सीन एंड ड्यूरेबिलिटी। इट्स बिलोंग टू द वाइल्ड सेमी डोमेस्टिकेटेड ग्रुप, और इसका जो होस्ट प्लांट है वो क्या है, सोम एंड सोलू होस्ट प्लांट है। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो 2-3 क्वेश्चन आपका एक साथ बन रहा है। तो आप ये मान के चलो कि अगर मैं 50 क्वेश्चन आपके करवा रहा हूँ तो साथ में 100 to 150 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपका इतना क्वेश्चन तैयार हो रहा है अगर आप ध्यान से पूरे वीडियोज़ को देखोगे, नोट्स बनाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्कवॉर्म स्पीसीज बिलोंगिंग टू फैमिली सैटर्निडी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है जो टोटल अगर जो मेजर 4 सिल्कवॉर्म स्पीसीज है, 4-5, उसमें से एक जो है वो दूसरा ऑर्डर आपका फैमिली से आता है, बाकी 3 तो सैटर्निडी से आते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे एरी, तसर और मुगा। एरी, तसर और मुगा क्या होता है, वो आपका सैटर्निडी फैमिली से बिलोंग करता है। बाकी जो बॉम्बैक्स मोरी है वो किससे करते हैं, बॉम्बेसिडी से। तो यहाँ पे देखेंगे फैमिली सैटर्निडी इंक्लूड्स द वाइल्ड और नॉन मलबरी सिल्क प्रोड्यूसर्स एरी, तसर एंड मुगा। द डोमेस्टिकेटेड मलबरी सिल्कवॉर्म बिलोंग्स टू फैमिली बॉम्बेसिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सिल्कवॉर्म हुज कोकून्स कैन नॉट बी रील्ड लाइक मलबरी सिल्क ड्यू टू लूज फिलामेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसा सिल्कवॉर्म जिसका कोकून्स को हम लोग आराम से रील नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका लूज फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरी सिल्कवॉर्म, जिसको हम सेमिया रिसनी बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं। एरी कोकून्स आर ओपन इंडेड मेकिंग कंटिन्यूअस फिलामेंट रीलिंग इम्पॉसिबल। इंस्टेड द कोकून्स आर स्पन नॉट रील्ड टू प्रोड्यूस एरी सिल्क, ऑल्सो नोन एज अहिंसा सिल्क, बिकॉज द मोथ लिव्स द कोकून बिफोर स्पिनिंग। तो इसका जो लूज फिलामेंट के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्कवॉर्म स्पीसीज दैट इज सेमी डोमेस्टिकेटेड एंड रियर्ड ऑन फॉरेस्ट ट्रीज सच एज अर्जुन एंड असान। तो ऐसा सिल्कवॉर्म स्पीसीज जो अर्जुन और असान के पेड़ पे डोमेस्टिकेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तसर सिल्कवॉर्म, एंथ्रिया माइलिटा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तसर इज अ सेमी डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड सिल्कवॉर्म रियर्ड ऑन टर्मिनेलिया अर्जुना एंड टर्मिनेलिया टोमेंटोसा।
और यहाँ पे आप देखेंगे ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आपको मोस्टली दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेटिव रीजन ऑफ मुगा सिल्कवर्म अथरेमिया असमनिस इज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, असम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, असम से इसको जीआई टैग भी मिला है, तो यहाँ नेटिव रीजन क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। मुगा सिल्कवर्म प्रोडक्शन इज कन्फाइंड टू असम्स ब्रह्मपुत्रा वैली ड्यू टू इट्स क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी एंड होस्ट प्लांट अवेलेबिलिटी। द मुगा इंडस्ट्री इज कल्चरली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा वैली में ये मेनली ग्रो किया जाता है, क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी वहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल सिल्क बोर्ड विच कोऑर्डिनेट्स नेशनल सेरिकल्चर डेवलपमेंट हैज इट्स हेडक्वार्टर। तो CSB सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर। बेंगलोर में सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है और ये प्रमोट करता है रिसर्च, ट्रेनिंग और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन फॉर सेरिकल्चर एडवांसमेंट। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पे है, बेंगलुरु में, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CSRTI ये प्रीमियर रिसर्च एंड R&D सेंटर फॉर मलबरी सेरिकल्चर इज लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेट करता है, तो ये है हमारा मैसूर में। तो आप इसको याद रखना, मैसूर में है यहाँ पे। और CSRTI मैसूर ऑपरेट्स अंडर द CSB एंड फोकस ऑन जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड सेरिकल्चर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मेनली जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल और सेरिकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तसर सिल्कवर्म एंथ्रिया माइलेटा प्राइमरली फीड्स ऑन विच ग्रुप ऑफ होस्टिस। जो तसर सिल्कवर्म है वो किस पे फीड करता है, मेनली होस्टिस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा असान एंड अर्जुना। असान एंड अर्जुना पे ये फीड करता है। इसके बारे में देखेंगे, तसर सिल्कवर्म्स आर वाइल्ड पॉलीफेगस फीडर्स बट इन इंडिया दे आर मेनली रियर्ड ऑन टर्मिनेलिया अर्जुना एंड टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। दिस डिसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज प्रोवाइड द आइडियल लीफ टेक्सचर एंड न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड फॉर लार्वल ग्रोथ। इसके बारे में यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच सिल्कवर्म स्पीसीज इज कंसिडर्ड अ मोनोपोली ऑफ इंडिया फाउंड नॉवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मतलब कौन से सिल्कवर्म का मोनोपोली है, मतलब इंडिया में ही सिर्फ पाया जाता है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं पाया ही नहीं जाता है। तो ये हमारा प्यारा सा एक है एंथ्रिया एसेमा, और ये जो है असम में पाया जाता है, इंडेमिक टू असम होता है, बहुत यूनिक होता है इंडिया में। इट प्रोड्यूस द ग्लोबली प्राइज्ड गोल्डन येलो मुगा सिल्क एंड इज मेंटेन्ड एज ए नेशनल हेरिटेज रिसोर्स फॉर इंडियन सेरिकल्चर। तो इसमें से आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप भूलना मत, 3-4 बार ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है। तो एंथ्रिया असमा जो है मोनोपोली है पूरे वर्ल्ड में। तो आप ऐसा बोल सकते हो प्राइड के साथ कि हाँ ये हमारे इंडिया का सिल्कवर्म है, सिल्क है, और ये हमारे भारत में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन मलबरी सिल्कवर्म बॉम्बैक्स मोरी डायपॉज नेचुरली अकर्स इन विच डेवलपमेंट स्टेज। जो मलबरी सिल्कवर्म है उसमें डायपॉज किस डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग। आप याद रखना, बॉम्बैक्स मोरी में डायपॉज किस में होता है, एग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो एग जो है, एग में बॉम्बैक्स मोरी जो है वो डायपॉज होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक डायपॉज in Bombyx mori is genetically controlled by the female moth's diapause hormone. It enables survival during unfavorable seasons, ensuring synchronization with mulberry leaf availability in the next breeding cycle. Next question. The developmental stage of Tassar silkworm that undergoes diapause. Now, Tassar silkworm में कौन सा स्टेज डायपोज में जाता है, तो ये जाता है प्यूपा, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। टोटल 4 स्टेज होते हैं जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो मलबरी में है वो तो जाता है किसमें, एग में, लेकिन तसर सिल्कवर्म में किसमें जाएगा, प्यूपा में। इन एंथ्रिया माइलेटा प्यूपल स्टेज अंडरगोज डायपॉज टू ओवरकम एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स। द ड्यूरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इंश्योरिंग एडल्ट इमरजेंस अलाइन विथ होस्ट प्लांट फेनोलॉजी। मतलब ये ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए डायपॉज में रहेगा, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्यूपा के बाद तो डायरेक्ट फिश में किस में जाना है, एडल्ट में जाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, द cocoons of which silkworm species bear a peduncle स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर द अटैचमेंट टू ट्विग्स। तो ट्विग्स से अटैचमेंट के लिए एक पेडंकल उसमें पाया जाता है, तो ये किस में होता है, तो ये आपका हो जाएगा एंथ्रिया माइलेटा में। तो इसके बारे में क्या है, तसर कोकून्स पोजेस अ डिस्टिंक्ट पेडंकल दैट हेल्प्स सिक्योर देम टू ब्रांचेस इन फॉरेस्ट कंडीशन। दिस फीचर डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द ओपन इंडेड कोकून्स ऑफ सेमिया रेसिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन येलो कलर्ड सिल्क नोन फॉर इट्स नेचुरल लस्टर एंड एक्सक्लूसिविटी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सिल्कवर्म। तो गोल्डन येलो कलर कौन सा सिल्कवर्म हो जाएगा, बार बार मैंने रिपीट किया, एंथ्रिया एसेमा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ द मुगा सिल्कवर्म जो है असम का नेटिव है, ये आपको गोल्डन सीन दैट इम्प्रूव्स विथ एवरी वॉश,
मतलब हर वाश के साथ ये इम्प्रूव होता है, पाया जाता है। इट्स कलर इज नेचुरल एंड नॉट ड्यू टू डाइंग अ जेनेटिक हॉलमार्क ऑफ द स्पीसीज। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, द फ्रेशली हैच्ड लार्वा ऑफ सिल्कवॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एंट लाइक अपीयरेंस एंड हाई वोरासिटी इज कॉल्ड। जो फ्रेशली हैच्ड लार्वा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं चौकी, CHAWKI हो जाएगा चौकी। उसको हम लोग बोलते हैं चौकी लार्वा। फ्रॉम हैचिंग टू सेकेंड स्टार आर delicate and require tender mulberry leaves with high moisture content. Proper चौकी rearing is crucial for achieving robust silkworm crops. तो जो फ्रेशली हैच्ड लार्वा होता है उसको क्या होता है, हम लोग क्यों टेंडर मलबरी लीव्स देते हैं, क्योंकि उस ताकि आसानी से वो उसको खा सके। अगर ज़्यादा लीव्स ज़्यादा हार्ड रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा, माउथ पार्ट्स उसका उतना स्टार्टिंग में उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि आप नया नया अगर आप कोई बच्चा रहा है तो उसको अचानक से खाना ज़्यादा नहीं दो दोगे या हार्ड कि वो खा ही ना पाए। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डेलिकेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द केमिकल ट्रीटमेंट कॉमनली यूज टू टर्मिनेट एम्ब्रायनिक डायपॉज इन मलबरी सिल्कवॉर्म एगीज। तो जो मलबरी सिल्कवॉर्म है उसका एग में डायपॉज होता है, लेकिन कौन सा ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिससे ये इस डायपॉज को तोड़ा जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्लोराइड एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, 2.5% HCl एट 46 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स, ब्रेक डायपॉज फॉर डिनेस्ट्रेचिंग द डायपॉज हार्मोन्स इफेक्ट। यहाँ पे 2.5% HCl देते हैं 46 डिग्री टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए। तो इससे क्या होता है, हम लोग डायपॉज को तोड़ सकते हैं। तो आप याद रखना, यहाँ पे एक सबसे पहले बॉम्बक्स मोरी में एक स्टेज में डायपॉज होता है और HCl से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ड्यूरिंग विच लार्वल इन स्टार ऑफ द सिल्कवॉर्म डज मैक्सिमम सिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेशन अकर। तो कौन से लार्वल इन स्टार ऑफ द सिल्कवॉर्म के टाइम पे हम लोग का मैक्सिमम सिल्क सिंथेसिस होता है और सिक्रेशन अकर होता है। जैसे लार्वा में अलग अलग स्टार होता है, फर्स्ट इन स्टार, सेकेंड इन स्टार, थर्ड इन स्टार, फोर्थ स्टार। इससे क्या होता है, वो फीड करता है, ग्रो होता जाता है और इसके बाद वो प्यूपा स्टेज में जाता है। तो जो सबसे लास्ट स्टेज होता है उसमें सबसे ज़्यादा वो बहुत ही ग्रेगरियस तरफ से फीड करता है, बहुत ज़्यादा लीव्स को खाता है। तो उस टाइम उसका मैक्सिमम जो है आपका सिल्क का सिंथेसिस और सिक्रेशन होता है। तो ये कौन सा स्टार है, तो ये है 5th इन स्टार है। इन स्टार यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक मोल्टिंग फेज से दूसरे फोल्टिंग फेज के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, वो जो अपीयरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इन स्टार बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन स्टार और स्टेडियम दोनों टर्म यूज किया जाता है अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, और फिर आपका दोनों के बीच में जो फॉर्म होता है उसके लिए। तो सिल्क सिंथेसिस पीक इन द 5th इन स्टार when the silk lands in large enormously constituting almost half of the larval weight. The larva feeds voraciously and prepares for spinning within 3 to 5 days. तो आप समझ गए, 5th इन स्टार लार्वी जो होता है, जैसे अगर मान लीजिए एग से हैच किया, उसके बाद फर्स्ट इन स्टार आया, फर्स्ट इन स्टार में उसको हम बहुत ही सॉफ्ट टेंडर लीव्स देंगे। फिर सेकेंड इन स्टार में आया, थोड़ा सा उससे ज़्यादा लीव थोड़ा सा हार्ड चलेगा, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, फिफ्थ आया। फिफ्थ में तो पूरा मलबरी लीव्स आप दो उसको, पूरा वो फीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदर मॉथ एग्जामिनेशन इन सेरिकल्चर इज अ प्रिवेंटिव मेजर स्पेसिफिकली एम्ड एट डिटेक्टिंग। तो जो मदर मॉथ एग्जामिनेशन है ये सेरिकल्चर में, ये कौन सा प्रिवेंटिव मेजर है, किस डिजीज़ के लिए किया जाता है, तो ये होता है आपका पेब्राइन डिजीज़ के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे, पेब्राइन डिजीज कॉज्ड बाय नोसिमा बॉम्बिसिस इज अ हेरिडेटरी प्रोटोजोअन इन्फेक्शन। एग्जामिनिंग द मदर मॉथ्स बॉडी फ्लूइड माइक्रोस्कोपिकली बिफोर एग लेइंग इंश्योर डिजीज फ्री सीड प्रोटेक्शन। तो मदर मॉथ एग्जामिनेशन क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पार होता है, मतलब पेब्राइन डिजीज होता है। तो मदर मॉथ एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं ताकि हम लोग ये प्रिवेंट कर सकें कि ये जो डिजीज़ है कहीं इसमें तो है नहीं, और एक से दूसरे में ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्क ग्लैंड्स ऑफ सिल्कवॉर्म्स आर डिराइव्ड एम्ब्रायोलॉजिकली फ्रॉम विच जर्म लेयर। तो सिल्क ग्लैंड है वो किस जर्म लेयर से यहाँ पे हम लोग डिराइव करते हैं, तो एक्टोडर्म से किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे, सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड्स ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन, दे सीक्रेट फाइब्रोइन, कोर सिल्क प्रोटीन एंड सेरिसिन। फाइब्रोइन और सेरिसिन का कितना परसेंटेज होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आप कमेंट करके बताना। अभी मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को ये याद है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्सटाइल मेट्रोलॉजी द टर्म डेनियर refers to the linear mass of silk filament measured as the weight of a single filament having length of। तो जो टेक्सटाइल मेट्रोलॉजी में जो डेनियर टर्म है, जो सिल्क फिलामेंट होता है उसका वेट को मेजर किया जाता है। तो ये फिलामेंट का लेंथ कितना होता है सिंगल फिलामेंट का, तो 9000 मीटर्स इसका लेंथ होता है। यहाँ पे देखेंगे, द डेनियर सिस्टम एक्सप्रेस द
fineness of silk or synthetic fibers as the weight in grams of 9,000 meters of filament. A lower denier values indicates finer silk while higher values represent coarser silk. तो मलबरी सिल्क टिपिकली रेंजेस बिटवीन 2 to 3 डेनियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बैक्टीरियल डिजीज दैट कॉजेज मिडगट प्यूट्रिफिकेशन एंड सेप्टिसीमिया इन सिल्कवर्म. तो वैसा बैक्टीरियल डिजीज जो मिडगट में होता है और प्यूट्रिफिकेशन करता है और सेप्टिसीमिया भी कॉज करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैचरी डिजीज बोलते हैं. और फ्लैचरी इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय सेरेटा मेरिसियंस, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस के कारण भी ये होता है, और बेसिलस स्पीसीज. और इन्फेक्टेड लार्वा बिकम फ्लैसिड एंड एमिट अ फूल ऑडर, मतलब गंदा स्मेल आएगा. इट ऑफन अकर्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी स्ट्रेस अनलाइक ग्रेसरी विच इज़ वायरल. ग्रेसरी क्या होता है? वो वायरल होता है. फ्लैचरी क्या होता है? आपका जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना. तो आप हमेशा याद रखना, जो ग्रेसरी है वो वायरस है, फ्लैचरी है वो बैक्टीरियल है, और पेब्राइन क्या है ये आप कमेंट करके बताओ, मैंने अभी आपको बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजोरिटी ऑफ लैक सिक्रेशन इन कैरिया लैका कॉलोनीज. अब यहाँ पे लैक कल्चर से हमारा ये क्वेश्चन है, तो जो वैसा सेक्स रिस्पॉन्सिबल हो जो मेन सेक्स होता है, कौन सा जो लैक सिक्रेशन करता है, तो वो फीमेल होती है. यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा फीमेल. और इसके बारे में क्या है? लैक सिक्रेशन ऑरिजिनेट्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फीमेल्स विच आर सेडेंट्री एंड अटैच परमानेंटली टू प्लांट ट्विग्स. तो मेनली फीमेल जो है वो लैक प्रोड्यूस करती है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द एप्टेरस विंगलेस इंडिविजुअल्स इन लैक इंसेक्ट्स पॉपुलेशन आर. कौन सा जो पॉपुलेशन है लैक में जो विंगलेस होती है, तो यहाँ पे फीमेल है. फीमेल्स में विंग्स नहीं होते हैं, और फीमेल रिमेन विंगलेस लेगलेस एंड ब्लाइंड आफ्टर द फर्स्ट मोल्ट, मतलब फर्स्ट मोल्ट के बाद ही उनकी आंखें चली जाती हैं, पाँव चले जाते हैं और विंग भी चले जाते हैं. दे बिकम इमोबाइल रेजिन सिक्रेटिंग सेक्स. वो एक जगह जो अटैच होती है वहीं पे अटैच होके रहती है. और वहाँ पे क्या होता है? मेल्स होते हैं वो विंग्स होते हैं और बहुत ही कम जीते हैं. वो सिर्फ मेट करते हैं, और मेट करने के दौरान ही वो जो प्रोसीजर होता है, जब वहाँ से वो अपने आप को फिर मेटिंग करने के बाद जब निकलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो मर जाते हैं. तो लाइफ स्पैन उनका बहुत ही कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन द लैक इंसेक्ट बिलोंग टू विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट. तो जो लैक इंसेक्ट है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हेमीप्टेरा. और द इंसेक्ट बिलोंग टू द ऑर्डर हेमीप्टेरा. सब ऑर्डर क्या हो जाएगा? होमोप्टेरा. फैमिली क्या हो जाएगा? टेक्रेडी, जिसको हम लोग कैरेडी भी बोलते हैं. और ये प्लांट सैप फीडर्स हैं और इंसर्टिंग देयर स्टाइलेट्स इनटू फ्लोएम टिश्यू एंड सिक्रेटिंग रेजिन फ्रॉम डर्मल ग्लैंड. तो यहाँ पे क्या करते हैं? अपने स्टाइलेट को फ्लोएम के टिश्यू में ही पूरा वो कर देते हैं एक बार, उसके बाद वहाँ से उसको निकाल नहीं पाते हैं, एक ही जगह पे वो पूरे लाइफ को सक करते हैं उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल लैक इज. तो पूरे वर्ल्ड में लैक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो पूरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा हमारा इंडिया. और इंडिया में लार्जेस्ट कौन है? इंडिया में लार्जेस्ट है हमारा झारखंड. उसके बाद है छत्तीसगढ़ और फिर वेस्ट बंगाल है. 60% ऑफ ग्लोबल लैक प्रोडक्शन हमारे भारत में होता है. और जो लैक का है हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं? वार्निश, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स द एपेक्स रिसर्च सेंटर फॉर लैक कल्चर इज लोकेटेड है. तो यहाँ पे क्या है? ये झारखंड में. झारखंड में कहाँ पे है ये? झारखंड में आपको नामकुम रांची में पाया जाएगा, जो ICAR के अंडर वर्क करता है. लेकिन आपको मैं बता दूं इसका नाम अब चेंज हो गया है. अब इसका नाम हो गया है निशा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर. तो अब इसका नाम चेंज हो गया है. तो क्वेश्चन ये आता है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स. तो उसका तो अभी एपेक्स बॉडी था, लेकिन अभी जो है ये नाम चेंज हो गया है लैक कल्चर के लिए. अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर हो गया है. तो आप ये याद रखना, क्योंकि कहीं कहीं ये क्वेश्चन आएगा. लेकिन अभी अगर नए जो बुक्स आएंगे उसमें ये नाम चेंज हुआ होगा, तो उसमें अब ये नाम नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सिक्रेशन ऑफ लैक रेजिन इन कैरिया लैका ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्पेशलाइज्ड ग्लैंड. जो कैरिया लैका में है सिक्रेशन होता है कौन से ग्लैंड से होता है? तो वो होता है रेजिन ग्लैंड से. यहाँ पे देख सकते हैं द रेजिन ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंसेक्ट्स क्यूटिकल एंड सिक्रेट लैक रेजिन डाई एंड वैक्स. दिस सिक्रेशंस हार्डन अपन एयर एक्सपोजर फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव कोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैक इंक्रस्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेजिन ग्लैंड्स आर एब्सेंट फ्रॉम विच रीजन्स ऑफ द लैक्स इंसेक्ट बॉडी. तो रेजिन ग्लैंड्स देखिए पूरे बॉडी से हर एरिया से निकलता है, लेकिन कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ से ये नहीं निकलता है? तो वो कवर उसको नहीं करता है, वो है स्पाइरकल्स और आइज. क्योंकि अगर स्पाइरकल से वो अगर वहाँ से भी रेजिन ग्लैंड अगर वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से भी निकलने का, तो फिर वो ब्रीथिंग कैसे होगा? तो इस कारण रेजिन ग्लैंड्स कवर करते हैं नियरली इन द इंटायर बॉडी सरफेस, लेकिन स्पाइरकल्स और आइज को वो कवर नहीं करते हैं, जो कि रिस्पायरेशन और सेंसरी रिसेप्शन है, ताकि वो फीमेल जो है आराम से सर्वाइव कर पाए उस टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेक्स ऑफ लैक इंसेक्ट्स रिगेन द लॉस्ट अपेंडेजेस आफ्टर फर्स्ट मोल्ट एंड लेटर बिकम्स विंग्ड. देखिए फर्स्ट मोल्ट के बाद क्या होता है कि अपेंडेजेस लॉस्ट हो जाता है फीमेल में और फिर कभी वापस नहीं आता. लेकिन
जस्ट इसके अपोजिट होता है मेल में। मेल्स में है वो वापस फिर से विंग वापस आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल लैक इंसेक्ट्स अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस रीजनरेटिंग विंग्स लेग्स एंड आइज इन द प्री प्यूपल स्टेज। दे इमर्ज एज डेलिकेट शॉर्ट लिव्ड एडल्ट्स। दे सर्वाइव जस्ट लॉन्ग इनफ फॉर कपलेशन आफ्टर विच दे डाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इनका काम क्या है, बस वही मेटिंग करना, उसके बाद ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इन इंडिया लैक इंसेक्ट्स कैरिया लैका आर चीफली रियर्ड ऑन विच ग्रुप ऑफ होस्ट प्लांट। जो कैरिया लैका है कौन से होस्ट प्लांट में इंडिया में रियर किया जाता है, तो कुसुम, पलास और बेर। कुसुम, पलास और बेर पे यहाँ पे ये रियर किया जाता है। दिस स्पीसीज आर द प्रिंसिपल लैक होस्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट, द टू मेजर लैक स्ट्रेन्स रियर्ड इन इंडिया आर कुसुमी एंड रंगिनी। तो जो मेजर लैक प्रोड्यूसिंग का दो स्ट्रेन है वो है कुसुमी और रंगिनी है। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं 90% में इंडियाज टोटल लैक यील्ड। तो ये कौन सा हो गया, रंगिनी स्ट्रेन। कुसुमी और रंगिनी में 90% आप देखेंगे रंगिनी है, तो 10% क्या है, कुसुमी है। यहाँ पे देखेंगे द रंगिनी स्ट्रेन्स कंट्रीब्यूट्स अराउंड 90% ऑफ टोटल लैक प्रोडक्शन बिकॉज इट थ्राइव्स ऑन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होस्ट ट्रीज सच एज पलास एंड पेर। द कुसुमी स्ट्रेन्स यील्ड्स सुपीरियर क्वालिटी पेल लैक बट इन स्मॉलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रंगिनी स्ट्रेन्स बिकम कमर्शियल क्रॉप्स बैसाखी एंड कटकी विच आर इंक्लूडेड ड्यूरिंग विच मंथ। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ो, इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर। अब इसके बारे में डिटेल आप देख लो। बैसाखी क्रॉप क्या होता है, इनोकुलेट होता है जून जुलाई में, हार्वेस्ट होता है जनवरी फरवरी में। कटकी क्रॉप क्या होता है, इनोकुलेट होता है अक्टूबर नवंबर में, हार्वेस्ट होता है जून जुलाई में। तो ये आप याद रखना, कटकी का और बैसाखी का। नेक्स्ट है, द लैक स्टिक्स बियरिंग लाइव फीमेल इंसेक्ट्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लैक लार्वा टर्म्स है। तो जो लैक स्टिक्स है, जो लाइव फीमेल इंसेक्ट्स उस पर रहते हैं, जिसको हम लोग मदर सेल्स भी बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं लार्वा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रूड लैक। यहाँ पे देखेंगे ब्रूड लैक इज अ ट्विग कंटेनिंग वायबल लैक इंसेक्ट्स यूज एज ए इनोकुलम टू स्टार्ट न्यू क्रॉप्स। अगर आप इस लैक स्टिक्स को अगर कहीं पे इनोकुलेट करना है, दूसरे प्लांट पे शिफ्ट करना है, तो आप यही स्टिक को काट दो। इसको काटने के बाद दूसरे प्लांट पे जो है टेंडर सूट्स दे के वहाँ पे फिर से इसको बाइंड कर दो, तो वहाँ पे भी इसका पॉपुलेशन जो है क्या स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारा था आखिरी क्वेश्चन आज का, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा पाऊँ आपको। अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाऊँ। और आपको अगर समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो ज़रूर इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। क्योंकि जब यहाँ पे ग्रोथ होगा, मुझे दिखेगा कि हाँ वीडियोस रीच बढ़ रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, तो मुझे भी एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।